गोरखपुर के रे गोरखपुर के निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के ये निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के। कोई मतलब साधन नहीं था, न सुनने का न देखने का। जब कोई बजाता था तो हम लोग सुनते थे। आपकी माता जी को संघर्ष तो काफ़ी करना पड़ा होगा घर संभालने में, और वो यहाँ लखनऊ में रह रहे थे, वो गांव में रह रही थी बच्चों के साथ। वो भी लखनऊ आ गई थी, हम लोग के साथ है। क्या बच्चों पर भी गाने का कुछ असर पड़ा? उनमें से किसी ने कुछ सीखने का काम शुरू किया? लगभग 15 साल सेवा किया तो हमको मिला थोड़ा बहुत। कैसा उनका स्वभाव था? आपसे क्या बातचीत उनकी होती थी? स्वभाव उनका उस समय कोई खराब नहीं था। उनकी नौकरी वगैरह भी थी? बीच में थोड़ा इतने बिजी हो गए कि वो अपने आप को समझ पाए कि हम क्या करें, तो फिर प्रेशर बहुत उनके ऊपर हो गया। अपने पिता की पुण्यतिथि वगैरह पर आप लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं? परिवार ही मनाता है और उनके शिष्य मनाते हैं। लोग गायक कलाकार तो राजनीति नहीं करना चाहते थे। उस जमाने में उनके याद आ रहा है गुयाना, सूरीनाम, हॉलैंड, जर्मनी, इस सब जगह घूमे। तो कौन ऐसा शिष्य निकला जिसको कहा जा सकता है कि ये है अपने गुरु की विरासत को आगे ले जा रहा है? धीरे धीरे इनकी सारी चीजें हम अपने अंदर लेते गए, फिर प्रोग्राम भी करने लगे हम। बिरहा की जो विधा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग कारणों से, अलग अलग व्यक्तियों के कारण जाना जाता है। बनारस में अगर बिरहा के बहुत सारे धुरंधर गायक पैदा हुए तो बनारस के आसपास भी तमाम सारे महान गायक पैदा हुए। एक ऐसे ही गायक बालेश्वर, जिनको तत्सम में लोग बालेश्वर राजभर कहते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी छाप बालेश्वर के रूप में रखी। उन्होंने अपनी जाति का नाम भी नहीं लगाया, और जातियों का तो उनके यहाँ ऐसा मामला था कि उनको बहुत सारे लोग कहते थे बालेश्वर यादव, और आज भी कहते हैं। उनका इतना सम्मान था तमाम सारे बहुजन समाज के बीच में। और जिस विधा को उन्होंने परवान चढ़ाया, उस विधा को एकदम से शिखर पर ले जाकर उन्होंने खड़ा किया। अपने कायदे कानून, अपने व्याकरण उन्होंने बनाए अपने लोकगीतों के माध्यम से। उनका जो अंदाज़ था, रे 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 का जो अंदाज़ था, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसा दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन बालेश्वर तो बालेश्वर ही थे। बालेश्वर जी के गाने की एक खासियत इस बात में भी है कि जनता के मन की एक एक परत उनके गानों में दिखाई पड़ती है। वो चाहे हमार बलिया बीचे बलमा मोर भुलाइल सजनी, या कटहरवा का कौआ ते तू खैबा हई मोटका मुंगरवा का होई, या ऐसे तमाम सारे जो लोकगीत हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ जोड़ के कहा, और कई अंतरे उसके खुद भी बनाए उन्होंने। और उन अंतरों में अपने दौर में महंगाई और जनता का दमन, बेरोजगारी और तमाम ऐसी चीज़ें थीं, ऐसे सवाल थे जिनको उन्होंने अपने गीतों में शामिल किया। उनको किसानों की समस्या पर मैं समझता हूँ कि बालेश्वर जी के कई गाने हैं जो उनके दुख दर्द को व्यक्त करते हैं। इस तरीके से वे एक ऐसे महान लोक गायक थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जनता का गाना गाया। और यह महत्वपूर्ण बात है कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के 54 मेंबर से शुरुआत किए हुए व्यक्ति थे, और उनकी जो चेतना का विकास हुआ वो एक बड़ी वैचारिक विरासत के साथ शुरू हुआ। और फिर उन्होंने मऊ से उठकर जब वे लखनऊ आए, लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में और तमाम सारी जगहों पर उनके लोकगीतों ने धूम मचानी शुरू की, और उनको जाने का मौका मिला तमाम सारे देशों में। तब उन्होंने बिरहा को विश्व पटल पर एक प्रतिष्ठित जगह दिलाई। बालेश्वर जी लोकगीत
के पहले यश भारती से सम्मानित कलाकार हैं और उनकी कीर्ति हमेशा अमर रहेगी। आज लखनऊ में हम उनके मझले पुत्र अवधेश बालेश्वर जी से मुखातिब हैं, जो स्वयं गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। हालांकि अभी उन्होंने यूट्यूब वगैरह की तरफ रुख नहीं किया है, लेकिन लाइव प्रस्तुतियां देने दूर दूर तक जाते हैं। वे एक बड़ी लीगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और उनसे हम उनके पिता की स्मृतियों को साझा करने का निवेदन करेंगे, और साथ ही उनकी जो गीत यात्रा है वो किस रूप में आगे बढ़ रही है इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके पिताजी को ही याद करते हैं, लेकिन आप ज़रा अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कब हुआ, और परिवार में आपके पिताजी जब एक बड़े गायक के रूप में स्थापित हो चुके थे आपके बचपन के दिनों में ही, तो कैसा माहौल था? मऊ जिला ग्राम बदनपुरा जी, अब वो चचाई पर स्थापित मतलब हो गया है बिरहा भवन के नाम से। तो हम लोग वहीं बदनपुरा में रहते थे। आपका जन्म कब हुआ, किस तारीख को? हमारा जन्म अगस्त में हुआ है, 69 में हुआ है। अच्छा। तो हम बहुत छोटे थे। तो इनका गाना जो बजा 1979 में निकला के टिकुलिया गोरखपुर के, और 6 महीने बाद फिर लगभग 1980 में बलिए बिच बलमा का गाना इनका आया। उसके बाद फिर 81-82 में वो फूलन देवी हिलावत जानी हैं, फूलन देवी गोरखपुर के हिलावत जानी, एसपी हिलौलू त का हिलल, हाँ हिलौलू दरोगा हिलौलू त का हिलल, तनी फूलन देवी के हिलावत जानी, तो गाना आया 83 में। तो वो फिर वो हम लोग गांव में रहते थे। गांव में हम लोग रहते थे, तो गांव में कोई मतलब साधन नहीं था, न सुनने का न देखने का। जब कोई बजाता था तो हम लोग सुनते थे। उसके बाद इनकी तो फिर अभी इनका चल गया, और ये बहुत बिजी हो गए, लाइफ बिजी हो गई। मतलब वो 80 से लेकर के ये बिजी ही रहे। अभी वो इनको फुर्सत नहीं मिली कि जीवन 40 वर्ष ऐसे कट गया कि उनको पता ही नहीं चला, समझ लीजिए जी। तो करते करते बाद में हम लोगों को लखनऊ तीनों भाइयों को लाए। हम लोग 3 भाई हैं, और बड़े वाले राजेश हैं, हम अवधेश बालेश्वर और मिथिलेश, हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए लखनऊ में। तो वे लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने काम धाम, अच्छा, दुकान दौरी है, कोई ड्राइवर है, कोई अपना काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई पर असर पड़ गया क्या उनके गाने का? हाँ, मतलब कि अभी उस समय स्कूल भी बहुत दूर रहा करता था, आने जाना में मतलब कि सुविधा भी नहीं थी लोगों के पास जी। कैसे हम स्कूल जाएं, कैसे आवें। ये खुद पिताजी तो खुद जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो नाला पड़ता था, तो नाला में अंडरवियर निकाल के आदमी जाता था आता था। वही लड़कियों को तो अलाउ नहीं था उस समय, पुरुष ही जाया करते थे स्कूल। उस ज़माने की बात है। तो वहाँ पर उन्होंने 8वीं क्लास परसुपुर से की जी, और फिर 1962 में ये लखनऊ आ गए जी। तो आपकी माताजी को संघर्ष तो काफ़ी करना पड़ा होगा घर संभालने में, और वो यहाँ लखनऊ में रह रहे थे, वो गांव में रह रही थी बच्चों के साथ। तब माताजी तो वो भी लखनऊ आ गई थी, हम लोग के साथ है, वो भी साथ ही नहीं जी लगी रही। तो इस तरह से आप लोगों का बचपन बीता कि जहाँ एक पिता लेजेंडरी गायक बन रहा है, बच्चे सुन रहे हैं दूसरे के द्वारा बजाए गए वे गाने, और उनको अनुभूति हो रही है कि हमारे घर से कोई एक बड़ा व्यक्ति जो है निकला है। तो क्या बच्चों पर भी गाने का कुछ असर पड़ा? उनमें से किसी ने कुछ सीखने का काम शुरू किया? अब हम तो संगीत लाइन से जुड़े नहीं थे कि मैं भातखंडे जाऊं, उनके साथ उनकी सेवा करते करते मतलब कि चौथापन में मैंने सेवा किया जी।
लगभग 15 साल सेवा किया, तो हमको मिला थोड़ा बहुत, और उनके शिष्य हजारों हो गए जी। जो आज अपनी दुनिया में नाम कमा रहे हैं जी। हैं। उनमें कुछ खास लोग कौन कौन? अब उनके शिष्य रहे शंकर यादव रहे, JD श्रीवास्तव रहे, जी। फिर संतोष कुमार रहे, SP चौहान रहे, दिवाकर द्विवेदी रहे, दीपक त्रिपाठी रहे। उसे करते करते और शांता सिंह रहीं, राज रहीं, मीना थापा रहीं। हाँ, उसके बाद तो आपके ये आ गई सुनीता वर्मा रहीं, सब शिष्य रहें। चलते चलते फिर आइए, फिर लास्ट में शिष्यों में सबसे छोटे अंगद राम रह गए, जो अंगद राम की सेवा किए, कम से कम 10 साल सेवा किए अंगद राम भी। और सेवा का ये फायदा मिला कि अंगद राम को लोग जानते हैं और गाते भी हैं, आज भी साथ में रहते हैं। अब चलते हैं जरा उन दिनों को याद करते हैं जब बालेश्वर जी एकदम, उनका तुर्रा एकदम उड़ता था, और यानी जब आप किशोर हो रहे थे और वे महान गायक बन रहे थे, तो कैसा उनका स्वभाव था? आपसे क्या बातचीत उनकी होती थी? स्वभाव उनका उस समय कोई खराब नहीं था, उसमें उनका दिमाग और बढ़ता गया कि हमको ज़मीन भी लेनी है, हमको घर भी बनवाना है, हम लोगों को शिक्षा भी देनी है, अपने हितनाथ को देखना है, अपने गांव देखना है, जवार देखना है जी। तो उनकी जिम्मेदारियां भी होता गई। हाँ, बहुत प्रेशर उनके ऊपर आ गया। हाँ, तो अपने ज़माने में उन्होंने 7 बीघा खेत भी लिखवाए, यहाँ भी ज़मीन लिए, अपने लखनऊ में भी लिखवाए जी, और व्यवस्था बनाए सबकी। तो जो जैसा रहा अपना किया दिया कर रहा है, कमा खा रहा है जी। तो उसमें तो अच्छा ही की अपने समझ से। उनकी नौकरी वगैरह भी थी? हाँ, उनके झारखंडे राय से साथ आए थे 1962 में जी। तो झारखंडे राय ही ने अपने स्तर से अपने रखवाए थे, राज संपत्ति विभाग में रखवाए थे जी। तो उन्होंने रखवाए थे उनको। तो कितने साल तक वो नौकरी की उन्होंने पूरा, या बीच में छोड़ दिया? वो नौकरी करते रहे। अब वो इतना मान सम्मान होता था कि नौकरी पर लोगों को वहाँ भी सम्मान मिलता था, नौकरी पर भी, और नौकरी पूरी उन्होंने किया। बीच में थोड़ा इतने बिजी हो गए कि वो अपने आप को समझ पाए कि हम क्या करें, तो फिर प्रेशर बहुत उनके ऊपर हो गया। उनका जो मैंने आपका परिवार, आपके दादा वगैरह के ज़माने में आपने तो परिवार में आपके काफ़ी संयुक्त परिवार रहा होगा, तो कौन कौन लोग थे? इनके पिताजी 3 भाई थे। अच्छा। 3 भाई में एक भाई जो बड़े थे वो बहुत पहले ही मर गए। वो अच्छा। जो छोटे भाई थे वो भी वनवास ले लिए 14 साल का। अच्छा। तो 14 बार लगे खोजने के कहाँ गया, तो लाए उनको। तो उनके माध्यम से ज़मीन उमीन ली गई गांव पर और बिरहा भवन का निर्माण हुआ, उनके माध्यम से कराया गया जी। और फिर के जो पिताजी, बड़े पिताजी गुजर गए तो उनका परिवार बिरहा भवन में रहता है। अच्छा। तो अपने पिता की पुण्यतिथि वगैरह पर आप लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं? पुण्यतिथि में 9 जनवरी को हम मनाते हैं। अच्छा। हर साल मनाते हैं। कहाँ, लखनऊ में या वहाँ? यहीं मनाते हैं। अच्छा। जहाँ रहते हैं मनाते हैं, मतलब फिलहाल यहीं मनाए हैं, जहाँ बैठे हैं यहीं मनाते हैं। पूरा परिवार आता है, उनके शिष्य आते हैं लोग। हाँ, क्योंकि पुण्यतिथि ऐसा चीज़ है कि सब लोग नहीं आएंगे, जिसको बुलाओ तो सोच के पुण्यतिथि में कौन जाता है, जन्मदिन में जाएगा, पुण्यतिथि में नहीं आया। तो पुण्यतिथि परिवार ही मनाता है और उनके शिष्य मनाते हैं जी। आपने कितने लोगों को देखा जो बहुत बड़े बड़े लोग उनके सर्किल में थे? वो कैसे, कौन कौन लोग थे, किनके बीच उनका उठना बैठना था? उनके जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख। उनका उठना बैठना था कि देखिए, ये तो लोग गायक कलाकार थे और राजनीति नहीं करना चाहते थे, वो सबके बनना चाहते थे। हाँ, वो सभी चाहते थे, मतलब किसी को वो नहीं देखते थे कि हम इस पार्टी से हैं, वे सबको मानते थे जी। लेकिन खास करके कल्पनाथ राय माने इनको, चंद्रशेखर जी भी माने, लालू माने इनको, मुलायम सिंह बहुत माने हैं, और ऐसे ऐसे नेता उनको मानते रहे। रमाकांत भी माने इनको, मानते भी हैं। जो नेता समय आया मिलते गए, मतलब सब लोगों ने सम्मान दिया नेता, कोई ऐसी बात नहीं आई।
कुछ घटनाएं बताइए जो उनके व्यक्तित्व को रेखांकित करने योग्य हों। अब पहली बात कि 1988 में जी ये उपराष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, जी तो उनके साथ गए। उस ज़माने में राष्ट्रपति के साथ बैठकर बगल में बैठ करके और वो ट्रेन करनी, फ्लाइट में ढोलक हारमोनियम बज रहा हो, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो वो फ्लाइट में गाना होता गया और उस ज़माने में उनके याद आ रहा है गुयाना, सूरीनाम, हॉलैंड, जर्मनी, इस सब जगह घूमे। तो सरकार के पैसे से ही घूमे में, अपने पैसे से नहीं गए। उसके बाद बार बार आना जाना शुरू हो गया हॉलैंड के लिए, जी कई बार गए। फिर उनके लिए सुनहरा अवसर जब आया कि हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने उनको जस भारती 1995 में 7 जनवरी बेलथा रोड में दिए। उनके लिए अच्छा दिन रहा ही। तो अच्छा, जब वो विदेश कई बार जाते थे तो कभी आपको भी ले गए वो? नहीं, हम लोग नहीं गए। अच्छा तो घर में कैसे रहते थे? घर में ठीक रहते थे, आते थे, सबसे बोलते थे। कुछ बात बताइए ऐसी, जैसे मैंने बेटों को डांटते वाटते भी रहे होंगे कि नहीं कभी? नहीं, वो डांटने का मतलब ये है कि कोई आता था उनके रिश्तेदार दिख गया तो पूछते थे कि ये क्यों आया है, इसको क्या दिक्कत थी। तो बताया ऐसे दिक्कत, तो भाई ठीक है, इनको किराया भाड़ा दे देना, अपना चले जाएंगे घर। मतलब किराया भाड़ा उसको मिल जाता था और खाना पीना जो भी हो। और परिवार में भाई कोई भी परिवार आएगा तो ऊपर नीचे होगा तो बताएगा भाई तुम एक गलत काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, ये तो भाई। तो जो बालेश्वर जी की तीसरी पीढ़ी है बाद में उनके बेटों और उनके माने पोतों की दुनिया, तो उसमें किस तरीके का उनका व्यवहार रहा? वो लंबे समय तक रहे और मेरा ख्याल है कि 80 की अवस्था में उनका लगभग 80 साल जी, 80 साल के लगभग। तो एक बड़ा अरसा, और बीच में तो बहुत बम्बई, दिल्ली वगैरह तो उनके लिए कुछ खास महत्व रखते ही नहीं। तो बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करते थे, निर्णायक होते थे, तमाम सारी चीज़ें होती थी। तो घरवा में कैसे रहते थे? घर में आते थे समय से, अपना सबसे मिलते जुलते थे, सबको राय देते थे। उनको याद रहता किसको क्या कहना है, इतना है याद रहता था कि उनको क्या कहना है, किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है, किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, सब याद रहता था। इतना दिमाग रखते थे। अभी कहते हम परसों निकल जाएंगे प्रोग्राम में, तो हम 3 दिन बाद आएंगे। ये सारी बातें जाते थे, परिवार को जिम्मेदारी देते थे कि आपको ये करना होगा, आपको करना होगा। तो हर महीने प्लानिंग चलता था, महीने के महीने। बहुत से पत्रकार उनसे जुड़े हुए थे, उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है लोगों ने, और चूंकि वे लोकप्रियता के शिखर पर थे तो लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी सुना, उनके ऊपर लिखा भी। एक लेखक ने एक उपन्यास भी लिखा, लोक कवि अब गाते नहीं। और मुझे लगता है कि लोक कवि अब गाते नहीं का मतलब यह है कि अब उन्होंने गाना छोड़ के दूसरे काम शुरू कर दिए हैं। तो वो उपन्यास आपने पढ़ा है? वो पढ़ा है, लेकिन उसमें ये था कि जो लिखे हैं पंडित जी, उनका कहना था कि गाते नहीं, इन्होंने शब्द दिया था। उसका मतलब ये था कि इनकी ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी जी, उसी ऑर्केस्ट्रा में भी गाते थे। तो कुछ लोगों को होता है कि ऑर्केस्ट्रा क्यों करा रहे हैं, ये नहीं करा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बात लिखी। ऑर्केस्ट्रा नहीं कराएंगे तो जितने लोग हैं कैसे बुलाएगा हमको, तीसरा आदमी कहीं बुलाएगा तो तभी तो बुलाएगा हमको। तो ये सिस्टम था, अपना अलग बिजनेस था जी। हाँ। तो अब एक कलाकार कैसे अपना श्रेष्ठ दे सकता है और उसकी आजीविका भी उससे अगर बंधी हुई है तो कैसे चलेगी, ये तो कलाकार को ही निर्णय करना पड़ेगा, कलाकार ही लेगा ना। और मुझे लगता है कि बालेश्वर जी जिस टोन में शुरू किए थे अपना गाना, वो अंत तक वही स्टाइल उन्होंने बचाए रखा। आवाज़ भले ही उनकी
थोड़ा प्रौढ़ हो गई, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल को चेंज नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे लटके झटके दूसरे तरीके के नहीं, उनके वही ठेके ही थे। ऐसा एक मुझे लगता है कि उनके 40-50 साल का जो जीवन है उनका, उसमें उनके गाने का अगर एक क्रमिक अध्ययन किया जाए तो ये बात आएगी कि उन्होंने कभी जो ठेठ सत्य है उस ठेठ सत्य को गाया उन्होंने, लेकिन उसको विकृत नहीं किया उन्होंने। उन्होंने अश्लीलता का सहारा लेते हुए ऐसी चीज़ें कम कहीं, क्योंकि गाने ही इस तरह के इतने ज़्यादा फिजिकल हुआ करते थे। बहुत। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत का जो पूर्वांचल है उसके निम्न मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन की जो छवियाँ उनके यहाँ मिलती हैं वो कमाल की थी। उनकी एक बड़ी विरासत है, एक बड़ी परंपरा उन्होंने बनाई, अपने शिष्यों के रूप में कतार भी खड़ी की उन्होंने। अब जो उनकी विरासत है उसको कैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए, उनके नाम पर बहुत कलाकार जी खा रहे हैं और जनता चाहती है कि उनका शिष्य आया है तो ज़रूर उनकी चीज़ें गाएगा, बोलेगा, कहेगा। लेकिन जहाँ शिष्य जाते हैं तो वो मालूम हो जाता है कि उनका शिष्य आया है और जनता भी उसका रिस्पांस देती है जी। हाँ, ऐसी बात नहीं, कलाकार बहुत हो गए हैं उनके नाम पर। तो कौन ऐसा शिष्य निकला जिसको कहा जा सकता है कि ये है अपने गुरु की विरासत को आगे ले जा रहा है? उनके शिष्य रहे, जैसे शंकर यादव भी रहे जी, और उनका शिष्य रहे दिवाकर द्विवेदी भी रहे, उसके बाद संतोष भी रहे, एसपी चौहान भी रहे, और इस समय अंगद राम ओझा जी हैं नए में, मतलब आखिरी शिष्य यही रह गए हैं। तो उसके बाद कोई शिष्य इनका हुआ नहीं, आखिर यही हैं और हैं आज चल रहा इनका अच्छा खासा जी। आपने गाना शुरू किया तो कहाँ तक गाड़ी बढ़ी? अब हम इनके साथ रहे, चौथेपन में इनके साथ में जुड़ गया, तो सब काम मेरे को ही करना पड़ा। अच्छा। टिकट बनवाना, कलाकारों को सेवा करना, कलाकारों को पेमेंट देना, कलाकारों की देखभाल करना, उनके सुख दुख में काम आना मेरी जिम्मेदारी आ गई। तो धीरे धीरे इनकी सारी चीज़ें हम अपने अंदर लेते गए, फिर प्रोग्राम भी करने लगे हम। अब प्रोग्राम कर भी रहे हैं, जहाँ जाते हैं, जहाँ फरमाइशें होती तो गाते भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमने उनसे ही कुछ बहुत सीखा। अच्छा। समाज में कैसे गाया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे पिया जाता है, सब चीज़ बताया उन्होंने। तो उनकी शैली से कितना ग्रहण किया आपने? ग्रहण किया है, उनकी शैली अच्छा किया है। जब आप गाते हैं तो वो ठेका इस्तेमाल करते हैं जो उनका वो था? अच्छा। तो आप कितने कार्यक्रम अब तक कर चुके हैं? अब इतना गिनती नहीं, कार्यक्रम बहुत कर चुके हैं। हाँ। साल भर में 10-20 तो करते हैं? हाँ, आराम से। और कई साल से कर रहे हैं जी। तो आपकी टीम है बजावता, कौन कौन लोग हैं टीम में? अब टीम में जैसे हैं आपके अंगद राम ओझा जी हैं, ये तो रहते ही हैं, और लड़कियों में भी हैं। लड़कियों में जैसे आपके एक अभी लड़की थी, आरोही थी, महक गुप्ता हैं, एक अंकिता सिंह हैं। ये नई कलाकार मैंने सिखाया पढ़ाया। प्रिया तिवारी भी, उनको भी सिखाया पढ़ाया। तो ये प्रोग्राम में करती हैं लड़कियां, आज जा करके गीत को अपना गाती हैं जी। सारे गीत गाती हैं, लेकिन इनकी भी गीत गाती हैं 1-2। आप जो है लोकगीत की ही तरफ हैं या बिरहा भी? हम लोकगीत गाते हैं, बिरहा नहीं गाते। अच्छी बात है। अभी आप अवधेश बालेश्वर जी से सुन रहे थे कि किस तरीके से उनके पिता थे घर में और किस तरीके से बाहर थे, और एक बड़े और प्रसिद्ध पिता का पुत्र होने के नाते किन किन जिम्मेदारियों और तमाम सारी चीज़ों का उनको निर्वहन करना पड़ता था। अपने पिता की सेवा भी उन्होंने की और अपनी माँ को याद करते हुए, उनके संघर्ष को याद करते हुए भावुक भी हो गए। तो इस तरीके से हम बालेश्वर जी के बारे में यह जान पाए कि वे घर में कैसे थे। नमस्कार, धन्यवाद।
मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ एक दो गीत अगर सुना सकें हाँ गा देंगे। तो बहुत अच्छा हो। रे 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 रे। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुनाथ की हो गए तुलसीदास। पहला गीत पिताजी का गीत है। और गोरखपुर के रे गोरखपुर के निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के। ये निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के। अरे हबड़ा के काजल बरेली का सुरमा, बरेली का सुरमा, बरेली का सुरमा। और सरसलिया गढ़ के निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के, निकला गे टिकुलिया गोरखपुर के। आई दूसरा गीत। और ठीक दोपहरिया में दिहलू कजरवा, कजरवा ये धनिया बड़ा निक लागे, कजरवा ये धनिया बड़ा निक लागे। कजरवा ये धनिया बड़ा निक लागे। अरे पानी भरे जालू जब पकवाई न रावा, पकवाई न रावा हो पकवाई न रावा। और सिरवा से छलकल भरला गगरवा, गगरवा ये धनिया बड़ा निक लागे, गगरवा ये धनिया। अब चली खेतवा की ओर हे धन सांवर गोरिया, सांवर गोरिया रे सांवर गोरिया। अब चली खेतवा की ओर हे धन सांवर गोरिया। शीतल सुगंध मंद झूर के बयरिया, झूर के बयरिया हो झूर के बयरिया। अरे जियारा में उठे लहिलो रहे धन सांवर गोरिया। अब चली खेतवा की ओर हे धन सांवर गोरिया, सांवर गोरिया रे सांवर गोरिया। अब चली खेतवा की ओर हे धन सांवर गोरिया। दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। यारो यार ना मिले ये पंचो यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। कलियन संग में भौरा मिले बनमाली, ससुरारी में साला मिले सरहरिया यो साली। तिरिया गोरियो या काली करक्शन नार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। गईली बलिया की बेला हम करी दे लगली केला, हमर बलिया बीच बलमा भुलाइल सजनी, हमर बलिया बीच बलमा भुलाइल सजनी। ये भुलाइल सजनी हो भुलाइल सजनी, हमर बलिया बीच बलमा भुलाइल सजनी। माता पिता के कर सेवा साथी जरूर मिली मेवा, माता पिता के कर सेवा साथी जरूर मिली मेवा। माँ नहीं होती तो जग नहीं होता, माँ नहीं होती तो जग नहीं होता। राम कृष्ण महादेवा साथी जरूर मिली मेवा। माई के चरनिया के धोई धोई पीना, धोई धोई पीना, माई के चरनिया के धोई धोई पीना। धोना लुगरिया लेवा साथी जरूर मिली मेवा, माता पिता के कर सेवा साथी जरूर मिली मेवा।